हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे वीडियो अपलोड करते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और हमारे वीडियो ज्यादा चल पाए। और दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वीडियो को लाइक करके आप हमारे वीडियो को सपोर्ट करते हैं और आपके लाइक से ही हमारे वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है फ्लॉलेस और ये एक क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है, इसलिए ये मूवी आपको अंत तक बांधे रखेगी और आप भी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें केसी जे नाम की एक न्यूज़पेपर एडिटर को बताया जाता है और केसी एक रेस्टोरेंट में सारा क्वीन नाम की एक बूढ़ी लेडी से मिलती है। सारा क्वीन, जो कि 1960 में लंदन डायमंड कॉर्पोरेशन की इकलौती लेडी एग्जीक्यूटिव थी और केसी सारा की सक्सेस स्टोरी को अपने आर्टिकल में शामिल करना चाहती थी। केसी लारा से उसकी कहानी के बारे में पूछती है कि वो कैसे उस समय सफल रही थी। तब लारा केसी को अपने पास से एक अत्यंत दुर्लभ हीरा निकालकर दिखाती है और लारा कहती है, ये हीरा बहुत ही कीमती और रेयर है। यह हीरा मैंने उन दिनों लंदन डायमंड कॉर्पोरेशन से चुराया था। आगे हमें 1960 का समय बताया जाता है, जब लंदन डायमंड कॉर्पोरेशन दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड कंपनी हुआ करती थी और इस कंपनी में हीरे एक बड़े से लॉकर रूम में रखे जाते थे और उस लॉकर का कोड सिर्फ ईटन नाम के आदमी को पता था और वही उस लॉकर को खोलकर दो आदमियों के साथ लॉकर रूम से हीरे बाहर लाता था और कंपनी में कटिंग का काम करने वाले लोगों को हीरे दिए जाते थे। लारा इस कंपनी में मैनेजर थी और इस कंपनी की बोर्ड मीटिंग में इस कंपनी के मालिक सर मिल्टन केंड्रिक पीटर बोलार्ड नाम के आदमी को अपनी कंपनी का नया मैनेजिंग डायरेक्टर घोषित करते हैं। इस बात से लारा दुखी होती है कि जो पद उसे मिलना था वो उससे कम क्षमता वाले आदमी को मिल गया, क्योंकि वो एक लेडी थी। आगे ये बात लारा एक लिफाफे से पेपर निकालकर उस पर लिखती है कि दुनिया में अभी तक लेडी मैनेजिंग डायरेक्टर की संख्या 0 है और लारा उस चिट्ठी को फाड़कर डस्टबिन में फेंक देती है। लारा एक दूसरा पेपर निकालती है और अपने आप को मोटिवेट करने के लिए लिखती है, मेहनत करना नहीं छोड़ना, तुम जो चाहते हो वो तुमको मिलके रहेगा। और लारा उस पेपर को लिफाफे में रखकर अपने टेबल पर रख देती है और रोज की तरह लारा ऑफिस में देर तक काम करती है। तभी लारा के केबिन में हॉब्स नाम का आदमी आता है, जो कि इस कंपनी में सफाई का काम किया करता था और लारा भी उससे नॉर्मली बात करती है। अगले दिन कंपनी में लारा से हेनरी नाम का आदमी मिलता है, जो कि एक बैंक अधिकारी था और वो लारा का दोस्त भी था। हेनरी डायमंड कंपनी के अकाउंट्स की जांच करने आया हुआ था। हेनरी लारा को अपना कार्ड देता है और बैंकिंग करियर में आने की सलाह भी देता है। लारा अपने केबिन में जाती है तो वहाँ पर उसे एक लिफाफे में एक मूवी टिकट मिलता है और उसमें वही पेपर मिलता है जिसमें लारा ने लिखा था कि वो जीतेगी, पर उस पेपर के नीचे लिखा हुआ था तुम नहीं जीतोगी। मूवी टिकट के पीछे समय भी लिखा हुआ था। लारा को समझ नहीं आता कि ये पेपर और ये टिकट्स उसे किसने भेजे होंगे। लारा उस अनजान आदमी से मिलने थिएटर में जाती है। तब लारा को थिएटर में हॉब्स मिलता है और लारा हॉब्स को देखकर वहां से जाने लगती है। तब हॉब्स लारा को रोककर बताने लगता है कि वो टिकट और वो पेपर उसने ही उसे भेजा था और हॉब्स लारा से डायमंड कंपनी से हीरे चुराने के लिए मदद मांगता है। लारा इस बात से इनकार कर देती है और वो वहां से जाने लगती है। तब हॉब्स लारा को बताता है कि कंपनी आपको नौकरी से निकालने वाली है। लारा कहती है, मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करूं, तुम ये बात कैसे जानते हो? हॉब्स कहता है, मैंने मीटिंग में सुना था कि वो लोग आपको निकालने वाले हैं। अगले दिन लारा सर मिल्टन के सेक्रेटरी के टेबल से चुपके से डॉक्यूमेंट निकाल कर देखती है। तब लारा को पता चलता है कि उसे कंपनी से जल्द ही निकाला जाने वाला है। लारा इस बात से दुखी होती है और वो सोचने लगती है कि वो अब क्या करेगी। आगे लारा कंपनी से बाहर जाने लगती है। तभी लारा के पास से एक डायमंड गिरता है। तभी रिसेप्शन पर खड़ा आदमी लारा के पास आता है और वो देखता है लारा ने नाखूनों पर कई सारे हीरे चिपका रखे थे। ये देखकर सिक्योरिटी वाले लारा को पकड़कर ले जाते हैं। तभी अचानक लारा की नींद खुलती है। लारा ये सपना देख रही होती है। आगे लारा हॉब्स से एक डॉग रेस में मिलती है और लारा कहती है, तुम्हें ये हीरे क्यों चाहिए जबकि तुम्हारी पत्नी को मरे हुए 15 साल बीत चुके हैं। हॉब्स कहता है, आखिर आपने मेरे बारे में सब कुछ पता कर ही लिया। हॉब्स लारा को अपने घर ले जाता है और वहाँ पर अपना प्लान समझाता है। हॉब्स कहता है, हमें हमारा नॉर्मल रूटीन चेंज नहीं करना है। हर रात 9 बजे डोर लॉक कर दिए जाते हैं और उसके बाद बिल्डिंग में कोई आता जाता नहीं। सिर्फ नीचे वाली मंजिल के पास 2 गार्ड रहते हैं लिफ्ट के पास और यहीं से मैं जाऊंगा। लारा कहती है, तो तुम कहना चाहते हो तुम लॉकर रूम से हीरे निकालोगे? हॉब्स कहता है, क्योंकि वहीं पर सारे डायमंड रखे हुए हैं। हर शाम को जब मैं 4th फ्लोर पर काम शुरू करता हूँ तब मैं एक बार ऊपर वाले फ्लोर पर भी जाता हूँ और कुछ घंटों तक वहीं पर साफ सफाई का काम करता हूँ। तब वहाँ पर मेरे सिवा और कोई नहीं होता
और तब मैं लॉकर रूम के पास भी सफाई करता हूँ जहाँ पर सारे डायमंड रखे हुए हैं। पिछले 14 साल से मैं वहाँ पर काम कर रहा हूँ, पर मैंने कभी भी उसे ओपन नहीं किया। लारा कहती है क्योंकि बिना कोड के तुम उसे खोल नहीं सकते और उसके कोड हर हफ्ते चेंज होते हैं और उन कोड्स के बारे में बस 2 ही लोग जानते हैं। हॉब्स कहता है मिस्टर ईटन जो कंपनी के वफादार है और सर मिल्टन कैड्रिक। एक बार मैंने मिल्टन के टेबल के नीचे वो कोड्स एक पर्ची में लगे हुए देखे थे, पर कुछ महीनों बाद वो वहाँ पर नहीं थे। मैं हर रोज मिल्टन के टेबल के नीचे चेक करता था, पर वो वापस मुझे कभी नहीं मिले। लारा कहती है तो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? हॉब्स लारा को एक पेपर देकर कहता है आपको सर मिल्टन की पार्टी में बुलाया गया है। आपको सर मिल्टन के स्टडी रूम में जाकर सेंटर ड्रॉवर से वो कोट्स लाना होंगे। लारा कहती है मान लो वो कोट्स तुम्हें मिल भी जाए तो भी तुम उन डायमंड्स को बिल्डिंग के बाहर कैसे ले जाओगे? हॉब्स लारा को अपनी बोतल दिखाकर कहता है हम इसमें 1 मिलियन पाउंड के हीरे हम दोनों के लिए ला सकते हैं। हॉब्स की इन बातों के बारे में लारा बहुत सोचती है और वो सर मिल्टन की पार्टी में जाती है। उस पार्टी में सर मिल्टन सिंक्लेयर नाम के आदमी के साथ बात कर रहे थे। तब कंपनी का एक अधिकारी बात करते हुए लारा को बताता है क्लिफ्टन सिंक्लेयर ये इंश्योरेंस कंपनी के मालिक है और वही लंदन डायमंड हमारी कंपनी के सबसे बड़े गारंटर भी है और ये सभी इंश्योरेंस घोटालों में भी शामिल थे, नेशनल हेल्थ सर्विस में भी, पर उन पर आज तक कोई मुकदमा नहीं चला। तभी हमारी कंपनी उनके साथ बिजनेस करती है। लारा वहाँ पर पार्टी में आए मेहमानों से मिलती है और मौका पाकर सर मिल्टन के स्टडी रूम में जाती है। लारा वहाँ पर जाकर उन कोड्स को ढूंढने लगती है। तभी वहाँ पर लारा को किसी के आने की आहट आती है और लारा स्टडी रूम में ही छुप जाती है। स्टडी रूम में सर मिल्टन आते हैं और वो अपने लॉकर को खोलते हैं। लारा छुपकर दूरबीन से ये सब देख लेती है और सर मिल्टन के जाने के बाद लारा वहाँ से कोड्स चुरा लेती है और वो कोड्स लारा हॉब्स को देती है। अगले दिन लारा ऑफिस आती है तो वो देखती है उसके ऑफिस की बिल्डिंग में सभी और सीसीटीवी कैमरा लगाए जा रहे थे। ये बात लारा हॉब्स को बताकर कहती है उन्होंने पूरी बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरा लगा दिए हैं और वो मॉनिटर के जरिए हर समय नजर रखते हैं। अब हमारा प्लान कामयाब नहीं हो सकता। हॉब्स कहता है पर कोई तो रास्ता होगा। लारा कहती है 8 कैमरे लगाए गए हैं और उनमें से एक कैमरा लॉकर रूम की तरफ भी लगाया गया है और ये सभी कैमरे गार्ड स्टेशन पर लिंक है जहां पर 24 घंटे सभी कैमरों से नजर रखी जाती है। कैमरे 8 है पर एक समय में 4 स्क्रीन पर सिर्फ 4 ही कैमरों की फुटेज दिखाई देगी और 4 कैमरों की फुटेज नहीं दिखाई देगी और 60 सेकंड बाद पहले 4 कैमरों की फुटेज चेंज होगी। हॉब्स कहता है मैं 10 सेकंड में ही लॉकर रूम तक पहुंच सकता हूं। लारा कहती है आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आपको भागकर 40 यार्ड की दूरी तय करनी होगी और आप बूढ़े हो, मुश्किल से चल पाते हो। हॉब्स कहता है मैं ये कर लूंगा। लारा हॉब्स का साथ देने से मना करती है और वहां से जाने लगती है। तब हॉब्स कहता है आपने मुझे वो कोड दिए हैं और अब आप पीछे नहीं हट सकती। अगले दिन कंपनी से सभी कर्मचारियों के जाने के बाद हॉब्स वहां पर सफाई करता है और वो सीसीटीवी कैमरा फुटेज वाले रूम में जाकर स्टॉप वॉच के जरिए कैमरा फुटेज चेंज होने का टाइम पता कर लेता है और हॉब्स डस्टबिन की ट्रॉली लेकर लॉकर रूम की तरफ सफाई करने जाता है और स्टॉप वॉच में कैमरा फुटेज चेंज होने का टाइम देखकर डस्टबिन ट्रॉली लेकर दौड़कर लॉकर रूम की तरफ जाता है और कोड डालकर लॉकर रूम को खोलता है। तब सीसीटीवी कैमरा रूम में बैठे गार्ड का ध्यान भटकाने के लिए लारा बाहर से कॉल करती है और वो गार्ड कॉल अटेंड करता है। तब तक हॉब्स लॉकर रूम में घुसकर दरवाजे को अंदर से बंद कर लेता है और वो देखता है कि उसके सामने हीरो के कई सारे डब्बे भरे हुए थे। गार्ड फोन पर बात करने की कोशिश करता है पर सामने से कोई जवाब नहीं देता। लारा फोन बूथ से फोन रखकर चली जाती है और स्टॉप वॉच में वीडियो फुटेज के चेंज होने का टाइम देखकर हॉब्स वापस लॉकर रूम से डस्टबिन की ट्रॉली लेकर बाहर निकल जाता है और गार्ड भी खाना खा रहा होता है तो वो कैमरों की वीडियो फुटेज देखने में इंटरेस्ट नहीं लेता। हॉब्स ऑफिस की बिल्डिंग से अपनी बोतल लेकर बाहर निकल जाता है। तब लारा भी उसे छुपकर देख रही होती है। तभी एक आदमी बिल्डिंग से आकर हॉब्स को वापस अपने साथ ले जाता है और वो आदमी हॉब्स को जाकर टॉयलेट दिखाता है जो कि जाम हो गई थी और वो आदमी हॉब्स को टॉयलेट क्लीन करने के लिए कहता है। अगले दिन सुबह डायमंड कंपनी में सभी कर्मचारी आते हैं और लारा भी आती है। तब हॉब्स वहाँ से अपनी नाइट शिफ्ट करके अपनी बोतल लेकर जा रहा होता है। हॉब्स घर जाकर उस बोतल को खोलता है तो उस बोतल में हीरे नहीं थे। दूसरी तरफ ईटन भी कंपनी में लॉकर रूम को खोलता है। लारा भी अपने ऑफिस में रोजाना की तरह काम करने लगती है। तब डायमंड कंपनी के सभी कर्मचारियों के बीच हड़बड़ी मच जाती है और ये देखकर लारा समझ जाती है कि इन्हें चोरी का पता चल चुका है और लारा सोचती है पर कैसे? इतने टन हीरो के बीच में से एक बोतल हीरे चुरा लिए गए तो कंपनी के लोगों को ये बात कैसे पता चली? तभी ईटन लारा को बुलाता है और अपने साथ लॉकर रूम में ले जाता है तो लारा देखती है लॉकर रूम के सारे हीरे चोरी किए गए थे और लारा ये सब देखकर चौंक जाती है कि अकेला हॉब्स ये सब कैसे कर सकता है, क्योंकि इतने सारे हीरो को चुराने के लिए दीवार तोड़नी पड़ती और गाड़ियों की भी जरूरत पड़ती। इस चोरी की जांच करने के लिए फिंच को बुलाया जाता है।
शाम को हॉब्स आता है और लारा जाकर उससे पूछती है, तुमने ये सब कैसे किया? हमारे बीच बस एक बोतल हीरे चुराने की बात हुई थी। हॉब्स और लारा को बात करते हुए फिंच भी देख लेता है और फिंच हॉब्स को पूछताछ के लिए बुलाता है। लारा हॉब्स से रेस्टोरेंट में मिलती है और पूछती है, तुमने सारे हीरो के साथ क्या किया और फिंच ने तुमसे क्या पूछा? हॉब्स कहता है, सही समय आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। और मैंने फिंच से झूठ बोला, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। आगे एक बॉयल नाम का आदमी सर मिल्टन से मिलता है और उनसे कहता है, अगर आप अपने चोरी हुए डायमंड खरीदना चाहते हैं तो आपको हफ्ते के अंत तक बताना होगा और डायमंड्स खरीदने की बाकी शर्तें आपको इस लेटर में मिल जाएगी। आप जो चाहते हैं मुझे बताएं। तब कंपनी का एक अधिकारी कहता है, मिस्टर बॉयल, क्या आप अपने क्लाइंट को जानते हो? बॉयल कहता है, नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता और ना ही मैं उनसे कभी मिला हूँ। तभी सर मिल्टन की सेक्रेटरी आकर बताती है, बॉयल के लिए कॉल है। बॉयल कॉल अटेंड करने जाता है और सर मिल्टन उस लेटर को पढ़ते हैं जिसमें लिखा हुआ था, डायमंड का प्राइस 100 मिलियन पाउंड है और आपको 48 घंटे में ये पैसा देना होगा। तो दोस्तों, बॉयल को हॉब की तरफ से भेजा गया था ताकि वो सर मिल्टन तक ये मैसेज पहुंचाए कि यदि उन्हें डायमंड्स वापस चाहिए तो 100 मिलियन पाउंड देना होंगे। अगले दिन फिंच लारा से पूछताछ करता है और उसके हाव भाव पर ध्यान देता है। फिंच लारा से पूछता है, आपका हॉब से क्या संबंध है? मैंने आज आपको उससे बात करते हुए देखा। लारा कहती है, वो बस एक अच्छा आदमी है, इसलिए मैं उससे बात करती हूँ। आगे लारा कंपनी के एक अधिकारी से कहती है, मैं फिंच के साथ काम करना चाहती हूँ ताकि हम इस चोरी का पता लगा सके। आप इस बारे में फिंच से बात कीजिए। आगे लारा फिंच के साथ रहकर उसने क्या क्या पता लगाया है उसके बारे में पता करती है। आगे सर मिल्टन और सिनक्लेयर दोनों बात कर रहे होते हैं और सर मिल्टन सिनक्लेयर से डायमंड इंश्योरेंस क्लेम का सारा पैसा देने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ पर फिंच और लारा आते हैं और फिंच बताता है, ये चोरी लंदन डायमंड के कर्मचारियों द्वारा ही की गई है और मेरा मानना है लॉकर रूम के कोड को सर मिल्टन के घर से चुराया गया था पार्टी वाली रात में। यह सुनकर सिनक्लेयर सर मिल्टन को कहता है, अगर हमें आपकी तरफ से धोखाधड़ी के कोई भी संकेत मिले तो हम पूरी तरह से इंश्योरेंस का सेटलमेंट नहीं करेंगे। सर मिल्टन कहते हैं, 30 सालों तक हमने तुम्हें पैसा दिया है सिक्योरिटी के लिए। हम आशा कर रहे थे कि एक दिन तुमसे हमें रिटर्न मिलेगा और वो दिन आ गया है। सिनक्लेयर, अगर तुम्हारी इंश्योरेंस कंपनी ने हमारा साथ नहीं दिया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। हॉब्स लारा से मिलता है और लारा हॉब्स से कहती है, तुमने ये सब कैसे किया और तुम आगे क्या करने वाले हो? हॉब्स कहता है, मैं वो डायमंड बेचने के बारे में सोच रहा हूँ। लारा कहती है, इस दुनिया में लंदन डायमंड के अलावा उन हीरो को कोई नहीं खरीद सकता। हीरो के बारे में बता दो, नहीं तो तुम्हें जिंदगी जेल में काटनी होगी, क्योंकि फिंच लगभग हमारे करीब है, उसे सब कुछ पता चल जाएगा। हॉब्स कहता है, तो हम उनसे डायमंड के बदले में पैसा मांगेंगे। पैसा या तो उनको देना पड़ेगा या फिर उनकी इंश्योरेंस कंपनी को। आगे फिंच लारा के फिंगरप्रिंट लेता है और फिंच लारा के सामने हॉब्स से वापस पूछताछ करता है कि वो उस दिन कितने समय तक लॉकर रूम की तरफ सफाई कर रहा था। तभी एक आदमी फिंच के पास आता है और वो फिंच को धीरे से कुछ कहता है। उस आदमी की बातें सुनकर फिंच वहाँ से चला जाता है। आगे फिंच के साथ काम करने वाला आदमी फिंच को एक फोटो दिखाता है जिसमें डॉग रेस में लारा और हॉब्स दोनों साथ में थे। फिंच को लारा पर पहले से शक था और फिंच का शक सही निकलता है। फिंच लारा से ड्रिंक पर मिलता है और उससे पूछता है, बताओ तुमने ये चोरी कैसे की और तुम्हारे साथ कौन था और तुम इतने सारे डायमंड्स को बाहर कैसे ले गए थे? लारा कहती है, मैं इतनी होशियार नहीं हूँ कि मैं इतने सारे डायमंड चुरा सकूं। फिंच कहता है, मुझे तुम्हारा और हॉब्स का फोटो मिला डॉग रेस का, तुम दोनों उस दिन साथ में थे। लारा कहती है, आप बस मेरे रिएक्शन देखकर अंदाजा लगा रहे हो, पर आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते बिना सबूत के। दूसरी तरफ लंदन डायमंड में चोरी की खबर मीडिया वालों को पता चल जाती है और मीडिया वाले सर मिल्टन के घर के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं और उनसे सवाल करने लगते हैं। ये सब देखकर सर मिल्टन घबरा जाते हैं, उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और वो मर जाते हैं। एक आदमी सर मिल्टन के मरने की खबर फिंच और लारा को भी देता है और ये सुनकर फिंच वहां से चला जाता है। लारा भी ये सुनकर घबरा जाती है और वो दुखी होती है। लारा रोते हुए वॉशरूम में जाती है और अपने आंसू पोंछने के लिए रुमाल निकालती है। तब उसके रुमाल से उसका इयररिंग का हीरा वॉश बेसिन में जाकर गिर जाता है। लारा वॉश बेसिन के पाइप को खोलकर उस हीरे को निकालती है और लारा को पता लग जाता है कि डायमंड्स को कंपनी के बाहर कैसे ले जाया गया। लारा डायमंड कंपनी के बाहर वाला ड्रेनेज लाइन का ढक्कन ओपन करती है और लारा ड्रेनेज लाइन में उतरती है और वहां पर हीरो को खोजने लगती है। तभी ड्रेनेज लाइन में लारा को हॉब्स मिलता है और वो कहता है, तो आपने पता लगा लिया, आप बहुत क्लेवर हो। लारा कहती है, तो ये था तुम्हारा प्लान, मैं जाकर सबको बता दूंगी। हॉब्स लारा पर गन अड़ाकर उसे रोकता है और लारा कहती है, सर मिल्टन मर चुके हैं और तुम्हारा डायमंड के बदले पैसा मांगने का प्लान फेल हो चुका है। हॉब्स कहता है, मुझे पैसा मिलने वाला है 1 घंटे में, तब तक मैं यहाँ से किसी को जाने नहीं दे सकता। लारा हॉब्स की गन पर टॉर्च मारकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है और आगे जाकर गिर जाती है। तब लारा को एक डायमंड दिखाई देता है और लारा उसे अपने पास छुपा लेती है। तब हॉब्स गन लेकर वहाँ पर आता है और लारा से कहता है,
क्या मैंने तुम्हें कभी बताया कि मेरी वाइफ की डेथ कैसे हुई? लारा कहती है वो कैंसर से मारी गई। हॉब्स कहता है हाँ उसे कैंसर था, पर हमें पहले ही पता चल गया था, हम उसे बचा सकते थे थोड़ा सा पैसा प्राइवेट हॉस्पिटल में देकर। तब इंश्योरेंस कंपनी ने हमें बताया कि आपको इलाज के लिए आपकी बारी आने तक रुकना होगा, तभी आपको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा। मैं इंश्योरेंस कंपनी के चेयरमैन के पास भी गया, पर उन्होंने कहा कि इस केस में अभी इमरजेंसी नहीं है। और जब मेरी वाइफ को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी, कैंसर फैल चुका था और मेरी वाइफ मारी गई। हॉब्स कहता है उस समय सिनक्लेयर बहुत बड़ा सेलर था प्राइवेट हॉस्पिटल पॉलिसी में, पर उसने आम जनता के पैसे का यूज अपने आप को बनाने में किया, कई सारे घोटाले किए। लारा कहती है और सिनक्लेयर को ही लंदन डायमंड के इंश्योरेंस का पैसा देना पड़ेगा। तो तुम सिनक्लेयर से बदला लेने के लिए 15 सालों तक इंतजार करते रहे और सही समय आने का वेट कर रहे थे। हॉब्स कहता है हाँ मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। दूसरी तरफ डायमंड कंपनी के अधिकारी और सर मिल्टन का बेटा सिनक्लेयर को धमकी देते हैं, आप डायमंड चुराने वाले को पैसा दो ताकि हमें हमारे डायमंड मिल सके, नहीं तो सारे न्यूज़पेपर में आप सुर्खियों में होंगे, हम प्रेस में आपकी कंपनी के खिलाफ जाएंगे और आपकी धोखाधड़ी की न्यूज से सारे अखबार भर जाएंगे। तब कंपनी का अधिकारी कहता है मिस्टर सिनक्लेयर, अगर आप चाहते हो कि आप बचे रहो तो जल्द से जल्द हमारी कंपनी का सेटलमेंट कीजिए। सिनक्लेयर ये सारी बातें सुनकर घबरा जाता है और वो भी अपनी कंपनी के केबिन में जाकर आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि अब उसे इतनी बड़ी रकम चुकानी पड़ेगी। हॉब्स लारा को बताता है कि उसने डायमंड कैसे चुराए और वो इतने डायमंड को वहां से कैसे ले गया। हॉब स्टॉप वॉच में समय देखकर अपनी ट्रॉली के साथ बार बार लॉकर रूम में जाता है और डस्टबिन में वहां रखे हीरो को भर लेता है और वॉशरूम में जाकर बेसिन का वॉल खोल के सारे हीरे पानी में बहा देता है, जिससे सारे हीरे ड्रेनेज लाइन में जाकर इकट्ठा हो जाते हैं। ये सब बताकर हॉब्स वहां से चला जाता है। लारा वहीं ड्रेनेज लाइन में देखती है तो उसे वहां पर डायमंड का ढेर दिखाई देता है और लारा डायमंड्स के बारे में जांच टीम को बता देती है। आगे हॉब्स को इस चोरी का जिम्मेदार माना जाता है, पर हॉब्स उसके बाद पुलिस को कभी नहीं मिलता और सर मिल्टन के बेटे ओली को लंदन डायमंड कंपनी की जिम्मेदारी दी जाती है। लारा एडिटर कैसी से कहती है उसके बाद मेरी कभी भी मुलाकात मिस्टर हॉब्स से नहीं हुई और ना ही उनसे कभी बात हुई। कैसी कहती है तो उन पैसों का क्या हुआ जो कंपनी ने डायमंड्स के बदले दिए थे? लारा कहती है एक दिन मुझे स्विट्जरलैंड की बैंक से एक लेटर मिला, किसी ने मेरे नाम के अकाउंट में 100 मिलियन पाउंड डाल दिए थे, वो सारा पैसा वो मुझे सौंप कर चला गया। और लारा इसके बाद की अपनी जीवन की पूरी कहानी एक फाइल के रूप में केसी को देकर वहां से चली जाती है। लारा ने उस फाइल में बताया था कि उसने वो सारा पैसा अलग अलग रूप में चैरिटी में दे दिया था, जो भी उसे हॉब की तरफ से मिला था। और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हॉब सिनक्लेयर से बदला लेना चाहता था, क्योंकि जब वो हेल्थ इंश्योरेंस का काम देखा करता था तब हॉब की वाइफ को कैंसर हुआ था और सिनक्लेयर के घोटालों के कारण हॉब की वाइफ को समय आने पर प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करने दिया गया था और इलाज में देरी के कारण हॉब की वाइफ मारी जाती है। सिनक्लेयर के अंडर में ही डायमंड कंपनी के इंश्योरेंस का काम था, तो हॉब ने डायमंड कंपनी से चोरी इसलिए की ताकि इंश्योरेंस के बदले सिनक्लेयर को डायमंड कंपनी को सारा पैसा चुकाना पड़े और सिनक्लेयर इसमें तबाह हो जाए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।